गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में 24 अक्टूबर पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे जो टाइम हमने थोड़ा सा चेंज किया था उसको आपके रिक्वेस्ट पे दोबारा से 7 AM कर दिया गया है। इट मीन्स एवरी डे नाउ यू विल बी गेटिंग ऑल द करंट अफेयर्स एमसीक्यूज 7 AM इन द मॉर्निंग। प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है, आप सब लोग जानते ही हैं इस चीज़ को। तो अगर आपका क्रैक हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे कुछ लोगों का मैसेजेस आए कि उनका प्रीलिम्स क्रैक हो गया है और मेंस के कंसर्निंग वो मुझसे गाइडेंस चाहते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। और अगर आपका नहीं भी हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का ये भी मैसेज आया कि इस बार उनका एग्जाम नहीं हो पाया, उसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है। जस्ट एनालाइज करिए कि पेपर 1 या 2 कहाँ पे आपसे कमी रह गई और उस कमी को आप आने वाले अटेम्प्ट में किस तरीके से दूर कर सकते हैं ताकि जो मिस्टेक्स इस बार कमिट हुई वो नेक्स्ट टाइम ना हो। चलिए जो टॉपिक्स है वो देख लेते हैं हम एक बार। तो हम ई वीज़ा के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, बुडापेस्ट कन्वेंशन को देखेंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखेंगे, आईएनएस कवरत्ती के ऊपर एक एमसीक्यू है, देन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में देखेंगे, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के कंसर्निंग जो न्यूज़ थी इसके ऊपर एक एमसीक्यू है, लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री इंडिया में क्या स्टेटस है इसका ये देखेंगे, कोवी रैप क्या है जानने की कोशिश करेंगे, लेबनान की ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में एक एमसीक्यू है, एंड फाइनली स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट के बारे में एक हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। So this is brief introduction about me. My name is Prince Luthra, All India Rank 577 from UPSC CSE 2014 बैच। काफ़ी सारे लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं और मेंस के क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो उसमें हिमांशु शाक्यावार का नाम मैं आपको पर्टिकुलरली बताऊंगा जिन्होंने मेंस में अभी तक के बेस्ट आंसर्स लिखे हैं। इनको फीडबैक भी मैंने दिया है। अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक हो गया है तो बहुत अच्छी बात है और मेंस के आंसर्स आप लिखते रहिए बिकॉज योर राइटिंग स्टाइल इज रियली गुड, नॉलेज भी आपकी अच्छी है। तो बस एक्सप्लेनेशन पे जैसे मैंने आपको फीडबैक दिया था अपनी मेंस की टेस्ट सीरीज में उस पर ध्यान दीजिए। मेंस क्रैक होना ज़्यादा दूर नहीं है बिकॉज ऑलरेडी नॉलेज लेवल आपका काफ़ी अच्छा है और प्रेजेंटेशन भी अच्छी है। चलिए शुरुआत करते हैं कोटेशन के साथ। व्हेन लाइफ गिव्स यू 100 रीजंस टू क्राई, शो लाइफ दैट यू हैव 1000 रीजंस टू स्माइल। नाउ दिस कोटेशन कैसे यूपीएससी में अप्लाई करेंगे, और आज के दिन में तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि रिजल्ट आया है और हो सकता है कुछ लोगों का रिजल्ट उनके फेवर में ना आया हो, बट मैं उनको यही कहूँगा आप ये देखिए कि दिस इज जस्ट अ स्मॉल रोड ब्लॉक। काफ़ी छोटी सी कठिनाई आपके सामने आई है जिसको आपको दूर करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं फेलियर्स आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिखा देते हैं जो कि शायद सक्सेस आपको नहीं सिखा पाती है। फेलियर्स आपको मजबूर करती है एक सेल्फ एनालिसिस करने के लिए जिसे अभी तक आप मिस करते हुए आ रहे थे। तो यहाँ पे इस स्टेज में आपको वो सेल्फ एनालिसिस करना है कि कैसे पेपर 1 और पेपर 2 में जो भी आपके मार्क्स नहीं आ पाए वो कहाँ पे आपसे गलती रही। क्या आपकी प्रिपरेशन में गलती रही, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में गलती रही। जैसे एक मेरे यहाँ पे एस्पिरेंट हैं, एक मेरे स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे कॉल किया और उनका पेपर नंबर 1 में काफ़ी अच्छा स्कोर था, लेकिन पेपर 2 में वो 2 मार्क्स से रह गए, 1 मार्क्स से रह गए क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं, तो आपको देखना है कि कहाँ पे आप इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए कई बार तो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं होती है, जैसे कि अगर आपकी तबीयत खराब हो गई आप उसको चेंज नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर डे पर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इन एडवांस आप तैयारी करके चल सकते हैं। जैसे कि अगर किसी के पेपर 1 में कम मार्क्स आए तो वो देख सकता है कि क्या इकोनॉमी का सेक्शन उसको मुश्किल लगा, क्या उसको ज्योग्राफी का सेक्शन मुश्किल लगा, क्या करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं उसे प्रॉब्लम हुई। तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस आप करके चलेंगे, जितने ज़्यादा इन सब एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करते हुए चलेंगे, उतना ही आपको एग्जाम टाइम में कॉन्फिडेंस रहने वाला है। यूपीएससी की मॉक टेस्ट सीरीज, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसे आप चेकआउट कर सकते हैं। सीधा exam.netmock.com पर जाकर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। बेसिकली आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करने के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक और फुल फ्लेज टेस्ट जो है इसके अंदर डाले गए हैं, ताकि जब एग्जाम आपके सामने आता है तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका होना चाहिए कि मैंने 30 टेस्ट जो है फुल फ्लेज एज वेल एज जो टॉपिक स्पेसिफिक है वो कर रखे हैं और उसमें मैंने अच्छा स्कोर किया है, मैंने अपने आप को एनालाइज किया है। ये कॉन्फिडेंस जब आपका होगा और इस कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप एग्जाम में जाते हैं तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ से ऊपर रहने वाले हैं। तो आप इस सीरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं exam.netmock.com के ऊपर। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप ये भी जानते हैं कि आपको जो कट ऑफ है इसमें 6 होती है, 6 एमसीक्यूज आपको करेक्ट करने होते हैं टू बी इन द सेफ जोन। 6 नहीं आते हैं तो आप दोबारा से इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं अभी, जो कि ई वीज़ा फैसिलिटी के बारे में पूछा गया। ई वीज़ा फैसिलिटी के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। देखिए आप में से ही कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका पेपर नंबर 1 में 1 या 2 मार्क्स से पेपर रह गया होगा और घर आके उन्होंने ज़रूर देखा होगा कि करेक्ट की जगह उन्होंने इनकरेक्ट एज्यूम कर लिया और कहीं पे क्वेश्चन पेपर में इनकरेक्ट पूछा गया था तो उन्होंने करेक्ट एज्यूम करके आंसर को मार्क कर दिया और उस एक क्वेश्चन की वजह से आप प्रीलिम्स क्रैक नहीं कर पाए। तो इस वजह से फोकस जो है वो होना बहुत ज़रूरी है और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि करेक्ट इनकरेक्ट जो भी होता है आप उसे अंडरलाइन करिए या फिर उसे सर्कल में डालिए, ताकि ये जो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन
इसकी वजह से गलती जिसमें हो सकती थी 2 या 4 मार्क्स आप लूज कर सकते थे, वो आपके बिल्कुल ना हो, क्योंकि अगर इस तरीके से गलती करके एग्जाम पास नहीं होता है तो बहुत बुरा लगता है। पहली स्टेटमेंट को देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ई वीजा फैसिलिटी के बारे में कहती है, इट एनेबल्स द प्रोस्पेक्टिव विजिटर टू अप्लाई फॉर एन इंडियन वीजा फ्रॉम हिज और होम कंट्री ऑनलाइन विदाउट विजिटिंग द इंडियन मिशन एंड पे द वीजा फी ऑनलाइन। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर ई वीजा फैसिलिटी है ये क्या प्रोवाइड करती है कि आप ई वीजा को ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हैं, अपनी कंट्री से इंडिया में विजिट करने की जरूरत नहीं है। ई वीजा हैज बीन सब डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज, 5 कैटेगरीज के अंदर इसे डिवाइड किया गया है। इट इज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा इसे इशू किया जाता है। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो रिसेंटली न्यूज में क्यों था, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, जो कि इसकी एक नोडल मिनिस्ट्री के तौर पे काम करती है, तो एमएचए ने जो वीजा की जो फर्दर टर्म्स थी, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो जो रिस्ट्रिक्शंस अभी रिसेंटली लगाई गई थी उसको रिलैक्स कर दिया गया है, ताकि फॉरेनर्स जो कि इंडिया में आना चाहते हैं, चाहे बिजनेस के पर्पज से, कॉन्फ्रेंस के पर्पज से, एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से, या फिर एजुकेशन, रिसर्च, मेडिकल रीजन के पर्पज से वो इंडिया में आ सकें। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी अभी, उसे थोड़ा सा रिलैक्स किया गया, इस वजह से न्यूज में था। और बात करते हुए मैंने आपको बता ही दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो इससे डील करती है। बेसिकली फॉरेनर्स डिवीजन होता है एमएचए के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर फॉरेनर्स डिवीजन, वो इस चीज से डील करता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी, क्योंकि कॉमन सेंस हमारी ये कहती कि शायद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से डील करती और हमारी कॉमन सेंस वहां पे गलत हो जाती। लेकिन क्योंकि ये क्रूशियल स्टेटमेंट थी, इसको एलिमिनेट करके आप सीधा ही अपने आंसर पे पहुंच गए। दैट इज एक पहली और दूसरी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो गई। ई वीजा जो है इसमें 5 सब कैटेगरीज होती हैं, तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसमें क्या होता है, बेसिकली जो भी इंडिविजुअल इसे अप्लाई करना चाहता है ऑनलाइन फीस को पे करके अप्लाई कर सकता है, उसे फिजिकली विजिट करने की जरूरत नहीं होती है। किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको ई वीजा में दिखा देता हूँ। और वैसे में नाम में ही ई वीजा है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वीजा, तो वहां पे फिजिकली आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, जिसमें अपनी फोटो और जो पासपोर्ट पेज है उसको अपलोड करते हैं। ई वीजा फी को भी आप ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। इसके बाद आपको मेल के थ्रू ईटीए जो है वो मिल जाता है, और फिर फाइनली आप उस ईटीए को प्रिंट करके उस पे जो स्टैंप होती है, रिक्वायर्ड स्टैंप, वो लगवा सकते हैं। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बुडापेस्ट कन्वेंशन के बारे में है, द हिंदू में दिया गया था, इसके बारे में न्यूज थी जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। बट पहले बुडापेस्ट कन्वेंशन को अंडरलाइन करिए, क्योंकि क्वेश्चन इसके ऊपर है और पूछा गया इसके बारे में आप बताइए कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है, करेक्ट आपसे पूछा गया। ठीक है, पहली स्टेटमेंट कहती है द कन्वेंशन इज द सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ट्रीटी ऑन साइबर क्राइम। तो ये बेसिकली एक ट्रीटी है किसके ऊपर, साइबर क्राइम के ऊपर। इट सर्व्स एज अ गाइडलाइन फॉर एनी कंट्री डेवलपिंग कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल लेजिस्लेशन अगेंस्ट साइबर क्राइम एंड एज अ फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट पार्टीज इन द ट्रीटी। तो बेसिकली जो वेरियस पार्टीज ने जिसने इसको साइन किया है उनके बीच में कोऑपरेशन के तौर पे काम करती है, कोऑपरेशन के लिए। और अगर कोई कंट्री अपने यहाँ पर भी, अपनी कंट्री अपने नेशन के अंदर भी ये साइबर क्राइम को लेकर कुछ गाइडलाइंस बनाना चाहती है, तो एक बेसिक फ्रेमवर्क के तौर पे बुडापेस्ट कन्वेंशन जो है ये एक तरीके से बेसिस के तौर पे काम करती है। इंडिया जो है इसने बुडापेस्ट कन्वेंशन का पार्ट है, इसकी एक पार्टी है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली न्यूज में क्यों था, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज लैब जो है ये काफी न्यूज में थी। अभी रिसेंटली डॉक्टर रेड्डीज लैब जो है इन्होंने कहा है कि इन्होंने अपने डेटा सेंटर सर्विसेज जो है उनको आइसोलेट कर दिया और टेम्परेरली शट डाउन कर दिया प्रोडक्शन फैसिलिटीज को, क्योंकि यहाँ पे अभी काफी न्यूज में थी ये चीज, साइबर अटैक हुआ है इनकी फैसिलिटीज के ऊपर, इस वजह से ये ऐसा किया गया। और जहां तक मुझे पता है, मैंने जो पढ़ा था, डीडीओएस जो है जिसमें डिनायल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज रहता है, जिसमें आप अपने ही डेटा का यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप में से किसी ने द रोबोट करके एक टीवी सीरीज़ थी, एक उसको देखा होगा, तो उसमें काफ़ी डीडीओएस के बारे में अच्छे से बताया गया कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस इसे यूज़ करती हैं, हैकर्स इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज को टारगेट किया गया, इस वजह से उन्होंने अपनी फैसिलिटीज को टेम्परेरली शट डाउन किया और इसी कारण से ही साइबर क्राइम जो है ये न्यूज में था। तो यहाँ पे कन्वेंशन जो है, क्या बुडापेस्ट कन्वेंशन इसी चीज से रिलेट करती है? तो यस, बुडापेस्ट कन्वेंशन जो है वो साइबर क्राइम से ही रिलेट करती है और इसी को ही वेरियस कंट्रीज एज अ बेसिस यूज करती है। अगर वो अपनी कंट्री के अंदर, लोग अपनी कंट्री के अंदर कुछ फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं साइबर क्राइम को लेकर, और वेरियस कंट्रीज जो इसकी पार्टी है वो भी आपस में कॉपरेट करने के लिए बुडापेस्ट कन्वेंशन की जो डायरेक्टिव्स है उनको फॉलो करती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी ठीक हो जाती है, लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ए हमारा आंसर हो जाएगा।
अगर आपको याद हो कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि बुडापेस्ट कन्वेंशन के अंदर इंडिया पार्टी क्यों नहीं है। अगर आपको याद हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इतनी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन जिसमें साइबर क्राइम के बारे में बात करी जा रही है, इंडिया उसका मेंबर क्यों नहीं है, इंडिया उसके अंदर पार्टी क्यों नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आएगी, नहीं तो याद करने की कोशिश करिएगा कि लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया था। हमारे यहाँ पे IT एक्ट 2000 है जो कि इस तरीके के मामलों से डील करता है, साइबर सिक्योरिटी से, साइबर क्राइम से, कैसे इसको काउंटर किया जाए, कैसे प्रिवेंट किया जाए। इंडियन पीनल कोड जो है 1860 का, उसको भी इसके हिसाब से, क्योंकि देखिए 1860 में जब IPC आया था तब तो इस तरीके के क्राइम्स नहीं होते थे, साइबर क्राइम्स, लेकिन आज होते हैं तो उनको उसी तरीके से अमेंड किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। हमारे पास एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 भी है जिसके अंदर इसके कंसर्निंग डायरेक्टिव्स दिए हुए हैं। अब मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, क्यों मैंने आपको IT एक्ट 2000 के बारे में बताया, क्यों मैंने IPC 1860 के बारे में और नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में बताया, क्योंकि अगर मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है साइबर क्राइम के ऊपर तो यही सारे पॉइंट्स आपको मेंस के अंदर मेंशन करने हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो अटैक किया गया और जो डॉक्टर रेड्डीज लैब को टारगेट किया गया, ऐसा कहा जा रहा है कि इसको टारगेट करने का एक स्पेसिफिक टाइम है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो स्पुतनिक करके एक मेडिसिन थी, स्पुतनिक वी वैक्सीन, ये कहाँ की थी, रशिया की, इसके जो ट्रायल्स थे उसका अप्रूवल मिला था किसको, डॉक्टर रेड्डीज को, और कंट्रोलर जनरल, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने यह अप्रूवल दिया था कि सेकंड और थर्ड ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल जो है वो आप कर सकते हैं, और उसके बाद ही ये साइबर अटैक हो गया। ठीक है, तो पीछे काफी सारे पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतेगा हमें पता चलेंगे, बट फिलहाल के लिए इस चीज को ध्यान रखिएगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा। और बुडापेस्ट आप जानते हैं हंगरी के अंदर है, तो यहाँ पे हंगरी की लोकेशन भी आप देख सकते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज, स्लोवाकिया, यूक्रेन, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया इसको टच कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में पूछा गया। कहा गया कि बताइए AQI को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली कहती है इट इज एन इंडेक्स फॉर रिपोर्टिंग डेली एयर क्वालिटी, क्या इसके अंदर प्रतिदिन एयर क्वालिटी बताई जाती है, हो सकता है। इट इज कैलकुलेटेड ऑन 10 मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स, 10 मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स के ऊपर इसे कैलकुलेट किया जाता है। पॉल्यूटेंट्स सच एज अमोनिया, आर्सेनिक एंड लेड आर रिकॉर्डेड, इसमें अमोनिया, आर्सेनिक, लेड को रिकॉर्ड किया जाता है। सोचिए, फिर इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स न्यूज में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो वेरी पुअर के काफी क्लोज पहुंच चुकी है, और हो सकता है आगे आने वाले कुछ दिनों में वेरी पुअर पे वो पहुंच भी जाए और फिर उसको धीरे धीरे क्रॉस भी कर दे। तो यहाँ पे नोएडा जो है ऑलरेडी वेरी पुअर कैटेगरी के अंदर फॉल कर चुका है, इस वजह से कॉज ऑफ कंसर्न ये हमारे लिए बन गया है। अगर हम बात करें क्या हमें डेली बेसिस पे एयर क्वालिटी को बताया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है, तो यस, पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है, डेली बेसिस पे ऐसा किया जाता है इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर। क्या 10 मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स को कंसीडर किया जाता है, तो जी नहीं, 10 मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स को नहीं, 8 मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स जिसके नाम हम देखेंगे अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में, उनको कंसीडर किया जाता है। इसमें अमोनिया से लेकर लेड को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, लेकिन आर्सेनिक जो है वो इसमें नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। सो आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि सिर्फ पहली स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर करेक्ट है, आर्सेनिक को कंसीडर नहीं किया जाता है और डेली इसके अंदर रिपोर्टिंग करी जाती है। ये बेसिकली फोकस करता है हेल्थ इफेक्ट के ऊपर जो कि 1 पर्सन में एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे बेसिकली आपकी हेल्थ के ऊपर एयर क्वालिटी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इंपैक्ट हो रहा है, उस चीज को कंसीडर किया जाता है। मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से दिखता है ये। तो एयर क्वालिटी की जो रेंजेस होती है वो होती है यहाँ पे, जैसे 0 to 50 अगर रहता है तो गुड कैटेगरी के अंदर वो आता है, 51 to 100 सेटिस्फैक्ट्री होता है और 101 से 200 तक मॉडरेट होता है। अभी दिल्ली जो है वो पुअर के अंदर है और काफी जल्दी वो 300 को क्रॉस कर सकता है अगर कुछ यहाँ पे एक्शंस नहीं लिए जाते, और 300 से 400 की वेरी पुअर कैटेगरी में आ सकता है। नोएडा तो ऑलरेडी यहाँ पर आ ही चुका है। देन सीवियर जो है वो एक्सट्रीम कैटेगरी होती है, फाइनल कैटेगरी होती है, जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, ग्रैप जो है वो तो वैसे भी जल्दी ही शुरू कर देना चाहिए, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ताकि फर्दर हमें सीवियर तक जाने की हमारी नौबती ना आए। अब इसमें कौन कौन सी चीजों को कंसीडर किया जाता है, तो ग्राउंड लेवल ओजोन है, PM10 है, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया और लेड को इसके अंदर कंसीडर किया जाता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 स्टेटमेंट्स में से बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। तो बेसिकली यहाँ पे टॉपिक नहीं बताया है, बताया है कि सिर्फ स्टेटमेंट्स पढ़िए और बताइए कौन सी करेक्ट है। पहली कहती है द कमोर्ता क्लास कॉर्वेट्स आर अ क्लास ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट्स, तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट्स है, कमोर्ता क्लास हो सकता है। द कॉर्वेट्स आर नेम्ड आफ्टर द आइलैंड ऑफ अंडमान, अंडमान के आइलैंड्स के ऊपर ये नाम रखे गए हैं। इट इज ऑल्सो रेफर टू एज प्रोजेक्ट 28, इसे प्रोजेक्ट 28 के तौर पर भी जाना जाता है। सोचिए, फिर इसको डिस्कस करेंगे।
चलिए, तो रिसेंटली आईएनएस कवरती, जो कि अपने आप में लास्ट ऑफ द 4 इंडिजिनसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टेल्थ कॉर्वेट है। तो बेसिकली 4 ऐसी कॉर्वेट्स बनानी थी, जिसमें से जो चौथी कॉर्वेट थी आईएनएस कवरती, उसको यहाँ पे इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी के अंदर। बनाया किसने है? GRSC, दैट इज गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कि कोलकाता के अंदर है, उसने ये सबमरीन को बनाया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है इसको लेके? 3 ऑफ द 4 कॉर्वेट्स, इससे पहले कवरती से पहले कौन कौन सी कॉर्वेट्स थी? पहली थी कमोर्ता, उसके बाद थी कैडमैट एंड देन थी किल्टैन। ठीक है, कमोर्ता कब आई थी? 2014 के अंदर, फिर 2 साल के बाद 2016 में कैडमैट, नेक्स्ट ईयर ही किल्टान आई थी। अभी रिसेंटली 2020 में किसको? आईएनएस कवरती को इंडक्ट किया गया। साल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लगाओ तो आप लगा दीजिएगा। कमोर्ता क्लास कॉर्वेट्स जो है बेसिकली कोरा क्लास कॉर्वेट्स थी पहले, उनको सक्सीड करेगी। और इनके जो नाम रखे गए हैं वो लक्षद्वीप के जो वेरियस आइलैंड्स है, आर्किपेलाग जो हैं, उनके नाम पर रखे गए हैं। तो कमोर्ता क्लास कॉर्वेट्स एंटी सबमरीन है, तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। क्या अंडमान आइलैंड के नाम पे रखे गए? तो ये गलत है, क्योंकि लक्षद्वीप के नाम पे रखे गए, ये प्रोजेक्ट 28 के अंदर आते हैं। ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है, ध्यान रखिएगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बात करता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में। पूछा गया मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। 2 स्टेटमेंट्स दे रखी है। पहली कहती है दे आर प्रोड्यूस्ड इन द लैब एंड सर्व्स एज सब्स्टिट्यूट एंटीबॉडीज दैट कैन रिस्टोर एनहांस द इम्यून सिस्टम अटैक ऑन अनहेल्दी सेल। तो ये लैब में बनाए जाते हैं, जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, लैब के अंदर प्रोड्यूस करी जाती हैं। और किसका काम करती हैं? दे सर्व एज सब्स्टिट्यूट एंटीबॉडीज, जो एक्चुअल में आपकी एंटीबॉडीज होती है उनके सब्स्टिट्यूट के तौर पे काम करती है। जो आपके इम्यून सिस्टम का अटैक होता है अनहेल्दी सेल के ऊपर, उसको ये रिस्टोर भी कर सकता है और एनहांस भी कर सकता है। सेकंड, दे बाइंड एंटीजेंस that are generally more numerous on the surface of healthy cells than unhealthy cells। ये ऐसे एंटीजेंस को बाइंड करते हैं जो कि कहाँ मिलते हैं? जो कि ज्यादा मात्रा में हेल्दी सेल्स के सरफेस पे मिलते हैं रादर देन अनहेल्दी सेल्स के। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली SII दैट इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने IAVI दैट इज इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव के साथ, बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये, उसके साथ मिलकर एक यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है कि जो फार्मास्यूटिकल मेजर मर्क एक कंपनी है जो मेडिसिन बनाती है, SARS-CoV-2 बनाने की बात करी गई है, जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे इट्स अ मैन मेड एंटीबॉडी, जो कि कैसे बनती है? जो कि क्लोन इम्यून सेल से प्रोड्यूस करी जाती है। ध्यान रखिएगा। तो क्या यहां पे दे आर प्रोड्यूस इन लैब्स के अंदर प्रोड्यूस करी जाती है? यस, दे आर प्रोड्यूस्ड इन लैबोरेटरीज एंड दे सर्व एज सब्स्टिट्यूट एंटीबॉडीज के जो सब्स्टिट्यूट होती है उसके तौर पे काम करती है। साथ में ही जो इम्यून सिस्टम का अटैक होता है अनहेल्दी सेल के ऊपर, उसको रिस्टोर एनहेंस करने की कैपेबिलिटी भी रखती है। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है ठीक। अब बात करते हैं इसी के बारे में, कैन दे बाइंड एंटीजन? तो यस, दे बाइंड एंटीजन दैट आर जनरली मोर न्यूमरस ऑन द सरफेस ऑफ अनहेल्दी सेल देन हेल्दी सेल्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट को रिवर्स करके दिया गया था, इस वजह से ये गलत हो जाता है। एंटीजन को बाइंड करने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो होती है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन कहां पे? ऑन द सरफेस ऑफ अनहेल्दी सेल्स रादर देन ऑन हेल्दी सेल्स। ये ध्यान रखिएगा। आंसर आपका हो जाएगा बी। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, सेकेंड इज इनकरेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बारे में है। पूछा गया CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बारे में बताइए कौन सा कथन आपका यहां पर सही है। रिसेंटली ये न्यूज में था, क्यों था वो भी देखेंगे, बट पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इट ट्राइज टू मेजर द ऑल्टरेशंस ओवर अ टाइम पीरियड ऑन द प्राइसेस ऑफ अ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूटिलाइज्ड बाय इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो ये क्या मेजर करता है कि क्या चेंजेस हुए हैं एक पीरियड के ऊपर, एक पर्टिकुलर पीरियड के ऊपर, किसके अंदर? एक फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज के अंदर, जो कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के द्वारा यूटिलाइज किए जाते हैं। हो सकता है द टारगेट ग्रुप वुड बी एन एवरेज वर्किंग क्लास फैमिली फ्रॉम फैक्ट्रीज, माइंस एंड प्लांटेशन। तो यहाँ पे जो बेसिस लिया गया वो क्या है? एक टारगेट ग्रुप लिया गया है, जिसको कहा गया कि एक एवरेज वर्किंग क्लास फैमिली जो होती है उसको यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। इट इज कंपाइल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री भी दे दी आपको कि जो इसको कंपाइल करता है, ये भी हो सकता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए, तो रिसेंटली हमारी जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने रिसेंटली जो बेस ईयर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, सीपीआई, इसको कहते हैं CPIIW शॉर्ट में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसको चेंज कर दिया है फ्रॉम 2001 टू 2016 टू रिफ्लेक्ट द चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न। तो अभी तक जो बेस लेते थे हम 2001 लेते थे, लेकिन ये काफी पुराना बेस था, 20 साल पुराना बेस था, तो इससे जो डेटा आपके जो रिजल्ट्स आते थे वो उतने अच्छे नहीं आते थे। तो इसे चेंज करके 2016, जो कि अभी लेटेस्ट है एक तरीके से, सिर्फ 5 साल पुराना है और रादर 4 साल पुराना है, इसको यहां पे लिया गया है ताकि बेस्ट तरीके से जो कंजम्पशन पैटर्न्स हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स, फैमिली क्या है यहाँ पे, एवरेज वर्किंग क्लास फैमिली के जो कंजम्पशन पैटर्न है उस पे सही चीजें से हमें एक रिफ्लेक्शन पता चल सके। देखिए, पहले इंडस्ट्रियल वर्कर्स 2001 में जो चीजें कंज्यूम करते थे वो 2016 से तो डेफिनेटली डिफरेंट होने वाला है। तो अगर आपको करेक्ट एक एक्यूरेट पोजीशन चाहिए 2020 को कंपेयर करने के लिए, वो 2016 ही आपको दे सकता है। हो सकता है एक एवरेज वर्किंग क्लास फैमिली 2001 में मोबाइल फोन के ऊपर ज्यादा खर्च ना करती हो और मे भी उनके पास मोबाइल फोन हो ही ना, लेकिन 2016 में तो हर इंडिविजुअल के पास ये मोबाइल फोन भी होगा और उसके ऊपर जो खर्च होता है उसको भी कंसीडर किया जाएगा। तो बेसिकली कंजम्पशन पैटर्न को अगर सही जानना है तो बहुत पुराना जब बेस होता है तो सही रिजल्ट्स नहीं निकल के आ पाते। तो इस वजह से टाइम टू टाइम इनको अपडेट करना जरूरी होता है। हो सकता है आज से 4-5 साल के बाद 2016 को चेंज करके 2020 कर दिया जाए ताकि कंजम्पशन पैटर्न और भी अच्छे तरीके से पता चल सके। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्या इसके अंदर गुड्स और सर्विसेज दोनों को ही कंसीडर किया जाता है? तो यस, एक फिक्स पीरियड के लिए एक फिक्स बास्केट जो होती है गुड्स और सर्विसेज की कंसीडर करी जाती है। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है ठीक। टारगेट ग्रुप जो है एवरेज वर्किंग क्लास फैमिली है जो कि फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशन में काम करती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इज इट कंपाइल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स? नहीं, देखिए मैंने आपको बताया था कि लेबर मिनिस्ट्री का ये डिसीजन है बेस ईयर चेंज करने का। तो जब लेबर मिनिस्ट्री सब डिसीजन ले रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कहां से आ गई? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर विल बी डी। डी इज द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको सीपीआई के बारे में कुछ चीजें बता देता हूं। सीपीआई जो होता है, नाम में ही सीपीआई में सी क्या है? कंज्यूमर लेवल पे जो प्राइसेस में चेंजेस होते हैं उसको ये मेजर करता है। अगर हम कहें प्रोड्यूसर लेवल पे प्राइसेस को चेंजेस बताने हो तो हम डब्ल्यूपीआई को, होलसेल प्राइस इंडेक्स को कंसीडर करते हैं। ये एक डिफरेंस दोनों के बीच में आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। उससे पहले प्रीलिम्स प्लस मेंस का हमारा जो गाइडेंस प्रोग्राम है वो आपको exam.netmoc.com पे मिल जाएगा, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसमें वेरियस टेस्ट सीरीज जो है प्रीलिम्स और मेंस की वो आपको मिल जाएंगी। साथ में ही वेरियस वीडियो कोर्सेज जो हमारे हैं वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल कराए जाते हैं, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर सीरीज जो आपकी है ये आपकी काफी हेल्प करने वाली है प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के अंदर, और साथ में ही मेंस के लिए भी एक फाउंडेशन क्रिएट करने में आपको हेल्प करेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेक्ट्रम, इंडियन पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर की जो सीरीज है वो आपको वीडियो के थ्रू मिल रही है। और ये जब फाउंडेशन आपकी क्रिएट हो जाती है तो मेंस के अंदर आंसर लिखना तो आसान हो ही जाता है, प्रीलिम्स के अंदर जो एमसीक्यूज होते हैं वो भी सोल्व करना आपके लिए काफी इजी हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट अबाउट लाइव स्टॉक इंडस्ट्री इन इंडिया। तो लाइव स्टॉक इंडस्ट्री इन इंडिया के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा तो ध्यान रखिएगा, गलत आपको बताना है यहां पर। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है अबाउट 2.5 to 3 करोड़ पीपल डिपेंड ऑन इट फॉर फूड। तो अपने फूड के लिए जो 2.5 से 3 करोड़ लोग हैं वो लाइव स्टॉक इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं। हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक इज लेस इक्विटेबल देन दैट ऑफ लैंड। जो लाइव स्टॉक का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेस इक्विटेबल है अगर हम लैंड से इसे कंपेयर करते हैं, लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन से। द शेयर ऑफ विमेन एम्प्लॉयमेंट इन द लाइव स्टॉक सेक्टर इज अराउंड 90% इन पंजाब एंड हरियाणा, वेयर डेयरिंग इज अ प्रोमिनेंट एक्टिविटी एंड एनिमल्स आर स्टोल फेड। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 2.5 से 3 करोड़ लोग जो हैं वो फूड के लिए इस पे डिपेंड करते हैं, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और अगर आप सेकंड स्टेटमेंट भी देखें तो ये काफ़ी कॉमन सेंसिकल है। अगर हम लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें उसमें तो इक्विटेबल नेचर आपको दिखेगा ही नहीं, लेकिन लाइव स्टॉक में कंपैरेटिवली फिर भी जो चीज़ें हैं वो इक्वली ही डिवाइडेड है। लेकिन लैंड हमारे यहाँ देखेंगे कुछ लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा है और कुछ लोगों के पास कुछ भी लैंड अवेलेबल नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जो है वो तो कंप्लीटली अनइक्वल है, लेकिन लाइव स्टॉक फिर भी कंपैरेटिवली इक्वल है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। बात करी जाए पंजाब हरियाणा की तो यस, यहाँ पे जो विमेन एम्प्लॉयमेंट है, शेयर ऑफ विमेन एम्प्लॉयमेंट, वो ज्यादातर किस पे डिपेंड करता है? लाइव स्टॉक सेक्टर में, और खासतौर पे जो डेयरी रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, एलाइड एक्टिविटीज होती हैं, अगर हम उसकी बात करते हैं तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 तो नहीं होगा क्योंकि आपको इनकरेक्ट बताना था, तो आंसर आपका हो जाएगा ए।
क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, देखिए जब भी कोई कैटल या कोई भी गोट या किस तरीके से एनिमल जो है उसकी डेथ होती है तो उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना काफ़ी ज़रूरी होता है। और यहाँ पे सीपीसीबी के द्वारा कहा गया है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा कहा गया है कि कुछ गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है। अदरवाइज काफ़ी सारी ऐसी कैटल्स हैं जो डेड हो जाती हैं और फिर कहीं ना कहीं क्योंकि उसका सही तरीके से डिस्पोजल नहीं होता है, पोल्यूशन जो होता है उसमें वो कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। और इसी वजह से ही हमने इस क्वेश्चन को बनाया था। मेंस के पर्सपेक्टिव से आपसे पूछा जा सकता है कि कंट्रीब्यूशन क्या है लाइफ स्टॉक का पीपल की लाइफ के अंदर। इफ आई रिमेंबर राइट, मेंस के अंदर कुछ इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। तो आप बता सकते हैं फूड के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, फाइबर एंड स्किन्स क्या, इनका क्या यूज रहता है, ड्राफ्ट का, डंग का, स्टोरेज, वीट कंट्रोल, काफी सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर हम जो लाइफ स्टॉक है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही मेंस के अंदर आपको पॉइंट्स लिखने हैं। काफी इजी कॉमन सेंसिकल पॉइंट्स हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं और चाहे तो अपने नोट्स के अंदर भी शामिल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं जो कि कॉवी रैप के बारे में है। आपने न्यूज में पढ़ा होगा कॉवी रैप के बारे में पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। इट इज अ न्यू लो कॉस्ट मास्क फॉर कोविड-19। कोविड-19 के लिए क्या ये कोई मास्क डेवलप किया गया है? इट हैज बीन डेवलप्ड बाय रिसर्चर्स एट द आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा इसे अप्रूव भी किया गया है। तो बताइए कॉवी रैप क्या है? चलिए, तो न्यूली कोविड-19 डायग्नोस्टिक मेथड कॉवी रैप जो है बेसिकली एक पोर्टेबल यूनिट है, एक तरीके से आप पोर्टेबल मशीन कह सकते हैं इसे, जिसे आईआईटी खड़गपुर के द्वारा डेवलप किया गया और ICMR के द्वारा इसे अप्रूवल भी मिल चुका है। तो ये कोई मास्क नहीं है, इट इज अ पोर्टेबल डिवाइस कह सकते हैं हम, जिसमें डायग्नोस्टिक मेथड जो है वो यूज किए जाएंगे, जो कोविड-19 है उसको डायग्नोस किया जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है क्योंकि ये किसी भी तरीके का मास्क नहीं है। सिंपली आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। इससे पहले काफी सारे मेथड्स हैं वो यूज किए जा रहे हैं, लेकिन जो कॉस्ट है उन मेथड्स की काफी ज्यादा है। अगर हम इसकी एक्यूरेसी देखें तो जो अभी हम RT-PCR हम यूज कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम है, ज्यादा कम नहीं है, बिल्कुल आप कह सकते हैं मार्जिनली उससे थोड़ा सा कम है। लेकिन अगर कॉस्ट को कंपेयर करें तो उससे कॉस्ट इसकी काफी ज्यादा कम है। फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट के अंदर इसे हम अचीव कर सकते हैं। जो यूनिट की कॉस्ट है 5,000 के आसपास है और जो टेस्ट किट की कॉस्ट है वो अराउंड 500 रुपए के आसपास है। तो काफी फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट के अंदर ये जो पूरा टेस्ट है कंडक्ट किया जा सकता है। एडिशनली ये भी कहा गया कि एक बार जब वायरल RNA को इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, जब डायग्नोस कर रहे होते हैं, तो जो पूरा का पूरा टेस्टिंग प्रोसेस है उसमें 1 घंटे का टाइम लगता है। तो यहाँ पे टाइम जो है वो भी काफ़ी कम लगने वाला है। यहाँ पे IIT जो है वो बात कर रही है कि क्यों ना इसकी कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी स्टार्ट कर दी जाए और एज अ स्टार्टअप इसे हम लोग स्टार्ट करें। गवर्नमेंट की तरफ अभी देखा जा रहा है कि किस तरीके से कॉस्ट को सब्सिडाइज किया जा सकता है। तो आंसर फिलहाल हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर इज डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर्स बॉर्डर विद लेबनान। लेबनान के साथ कौन सी कंट्री चारों में से बॉर्डर को शेयर करती है? तो अभी रिसेंटली फॉर्मर लेबनीज प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम साद हरीरी है, उनको टास्क दिया गया था कि वो एक मेजोरिटी जो है पार्लियामेंट के अंदर अपनी प्रूव कर पाए, क्योंकि काफी ज्यादा प्रोटेस्ट जो था उनके अगेंस्ट में देखा जा रहा था और रेजिग्नेशन की भी मांग करी जा रही थी। तो इस वजह से लेबनान के ऊपर हमने क्वेश्चन बनाया है। सोचिए किस कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है लेबनान? टर्की, सीरिया, इराक या ईरान? चलिए, तो आंसर हमारा है यहाँ पे बी। सीरिया के साथ लेबनान जो है बॉर्डर शेयर करता है। एक बार यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर लेबनान के ईस्टर्न नॉर्थर्न डायरेक्शन में सीरिया है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं। सीरिया के बाद नीचे आएंगे अगर हम, तो यहाँ पे जॉर्डन टच नहीं कर रहा है। देन नीचे यहाँ पे इजराइल जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ना ही इराक से होता है, ना ही ऊपर टर्की से होता है, ना ही ईरान से होता है। इस वजह से आंसर हमारा सीरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बात करता है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट के बारे में पूछा गया। इस रिपोर्ट को लेकर बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। पहली कहती है इट इज पब्लिश बाय US बेस्ड हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम दिया है जिसके द्वारा ये पब्लिश करी जाती है, हो सकता है। एज पर द रिपोर्ट देयर हैज बीन डेथ्स एसोसिएटेड विद आउटडोर PM 2.5। तो यहाँ पे जो डेथ्स है वो PM 2.5 से एसोसिएट करती है, रिपोर्ट का ऐसा कहना है। इंडिया फेस द हाईएस्ट पर कैपिटा पोल्यूशन एक्सपोजर। तो इंडिया के अंदर पर कैपिटा पोल्यूशन एक्सपोजर जो है वो सबसे ज्यादा है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 बाय द US बेस्ड हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूशन जो है ये रिपोर्ट लाई गई है, बिल्कुल सही है। जो आपका हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट है इसे 1980 में फाउंड किया गया था। कहां पे? एज अ नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन, यूनाइटेड स्टेट्स, बोस्टन के अंदर। तो यहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करी जाए
तो ये स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पे ठीक हो जाती है, बिकॉज PM 2.5 की वजह से डेथ्स जो हैं वो एसोसिएट करी गई हैं। थर्ड स्टेटमेंट जो है, अगर इंडिया के बारे में बात करी जाए तो हाईएस्ट पर कैपिटा पोल्यूशन एक्सपोजर क्या यहाँ पर है, तो तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी डी। तीनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। इंडिया के बाद अगर बात करी जाए तो नेपाल के पास सेकंड नंबर पे हाईएस्ट पर कैपिटा पोल्यूशन एक्सपोजर जो है वो देखा जा सकता है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की बात करें टू द आउटडोर एंड हाउस होल्ड एयर पोल्यूटेंट्स, इसकी वजह से काफी सारी बीमारियां फैल रही हैं, चाहे वो हार्ट अटैक से लेकर डायबिटीज हो, लंग कैंसर, क्रॉनिक लंग डिसीजेज हो। साथ में ही जो रिस्क फैक्टर है वो भी इंक्रीज हो रहा है। देन जो PM 2.5 का रोल है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है स्टेटमेंट्स के अंदर। चलिए तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, 2 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे, फिर क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे एंड विनर ऑफ द डे के बारे में भी जानेंगे। चलिए शुरुआत हमारी हुई थी किससे, ई वीजा को लेकर। ई वीजा के ऊपर डिस्कशन किया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम इसे एसोसिएट करती है और इसमें बेसिकली फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पूरा ऑनलाइन मैकेनिज्म जो था वो भी बताया था। रिसेंटली MHA ने कुछ रूल्स जो है उसमें रिलैक्सेशन दिया है, इस वजह से ई वीजा न्यूज में था। देन बुडापेस्ट कन्वेंशन किस चीज से रिलेट करता है, साइबर क्राइम से। इंडिया इसकी पार्टी नहीं है, क्यों नहीं है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। रिसेंटली डॉक्टर रेड्डीज लैब जो है इसके ऊपर साइबर अटैक किया गया है, इस वजह से बुडापेस्ट कन्वेंशन भी न्यूज में थी और इसकी हंगरी की जो लोकेशन है वो भी आप देख सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स एवरीडे बेसिस पे 8 यहाँ पे मेजर पॉल्यूटेंट्स को कंसीडर करके लगाया जाता है। अमोनिया, लेड भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, लेकिन आर्सेनिक इसके अंदर नहीं होता है। मेजर 8 पॉल्यूटेंट्स के नाम मैंने आपको बताए थे और वेरियस कैटेगराइजेशन जो था वो भी मैंने आपको दिखाया था। देन हमने कमोर्ता क्लास कॉर्वेट्स के बारे में देखा था, मैंने आपको बताया था सबसे पहले आया था कमोर्ता, देन कैडेमेट, किल्टान और अभी रिसेंटली कवरती जो है उसको हैंड ओवर किया गया अंडर द प्रोजेक्ट 28। ये जो नाम रखे गए हैं ये लक्षद्वीप आइलैंड्स के बेसिस पे रखे गए हैं, सारे के सारे नाम ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ था मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में। दे आर प्रोड्यूस्ड इन लैब के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है और इम्यून सिस्टम अटैक को एनहेंस करने में भी ये अपना रोल निभाता है। साथ में ही दे बाइंड एंटीजन, लेकिन किसके ऊपर, न्यूमरस ऑन द सरफेस ऑफ अनहेल्दी सेल्स रादर देन हेल्दी सेल्स, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने CPI के बारे में बात करी थी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर के बारे में। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने अभी कहा है कि 2001 से इसका जो बेस है वो चेंज करके 2016 कर देना चाहिए, ताकि एक बेस्ट फिगर जो है वो दिखाई जा सके। इसके बाद हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 7 इनकरेक्ट के बारे में। लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री इन इंडिया, 2.5 से 3 करोड़ लोग इस पर डिपेंड करते हैं। साथ में ही इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका, अगर हम कंपेयर करते हैं लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन से। इसके अलावा जो विमेन एम्प्लॉयमेंट है उसमें पंजाब हरियाणा का जो नाम है वो काफी आगे है, 90% यहाँ पर दिया जाता है एलाइड एक्टिविटीज के तौर पर, यहाँ पे डेयरिंग के अंदर खास तौर पर। मेन्स के अंदर पूछा जाता है अगर, तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, ध्यान से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। देन हमारा डिस्कशन हुआ था कोविरैप के बारे में। तो ये एक तरीके से डायग्नोस्टिक टेक्निक है, काफी सस्ती है और इसमें एक्यूरेसी लेवल भी काफी अच्छा है। IIT खड़गपुर के द्वारा बनाया गया है, ICMR का अप्रूवल भी मिल चुका है। लेबनान के अंदर जो पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर को अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी है उसको लेकर यहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही थी। लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सीरिया से बॉर्डर टच करता है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट। इंडिया की जो पर कैपिटा एक्सपोजर है पोल्यूशन का वो सबसे ज्यादा है, 2.5 PM की वजह से भी यहाँ पे डेथ्स रिकॉर्ड करी गई हैं। US बेस्ड हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट जिसे 1980 में बनाया गया था एज ए नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन बोस्टन के अंदर, वो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट को लेकर आता है। तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। कॉमेंट सेक्शन में मार्क्स जरूर लिखिएगा। और लास्ट टाइम आयुष्मान सहकार स्कीम के बारे में हमने देखा था, आपको बताना है कौन सी मिनिस्ट्री इसको लॉन्च करती है, तो 1 लाइन के अंदर इसे बताइएगा। मेंस का क्वेश्चन इज स्टिल सेम, इसके आंसर करिएगा और एक दूसरे के आंसर इवैल्यूएट भी करिएगा। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था उसका करेक्ट आंसर विवेक आदि ने किया है, सो कांग्रेचुलेशन विवेक। आप हमें नेटमॉक IAS के ऊपर बता दीजिएगा कि आपको जो PDF चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। कमेंट सेक्शन में मार्क्स लिखना मत भूलिएगा, अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा। अगर आपने 0 भी स्कोर किया तो भी उसे लिखिएगा। जब आप दोबारा से अटेम्प्ट करते हैं तो यहाँ पे अपने मार्क्स को एडिट कर दीजिएगा, जो आपका लेटेस्ट स्कोर है वो आप लिख सकते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझसे @Prince Luthra टेलीग्राम के ऊपर पूछ सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस के, जो कि अब हम NCERT के ऊपर MCQs बनाने वाले हैं, वो आपके मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।